नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम लोग जो दिसंबर में सीटेट का पेपर होने वाला है उसमें एसएसटी का पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एसएसटी का फॉर्म भरा है 60 नंबर के क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, इसके लिए मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि वो और कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। डिस्कशन और कंसेप्ट दोनों ही आपका एग्जाम में क्वालिफाई कराएगा। इसके लिए हमें 9 बजे रात को आपको ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती है, जुड़े रहना है। और जुड़े रहने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे भी डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। कॉलम ए है और कॉलम बी को क्या करना है, मिलाना है। कॉलम ए है और कॉलम बी को साथ में मिलाना है। यहाँ पर इस तरह है, देखिए राजा राम मोहन राय एक धर्म सुधारक हैं। ये सभी जो है धर्म सुधारक हैं और धर्म सुधारक जो है 1950 से 1850 से 1900 के बीच जो है बहुत सारे भारत में धर्म सुधारण आंदोलन चले थे, जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने धर्म सुधार आंदोलन चलाया था। उसी आंदोलन में कुछ यहाँ समाज सुधारकों के नाम दिए हैं, उनके आंदोलनों के नाम दिए हैं, उनको आपको करेक्ट मिलाना है। जैसे राजा राम मोहन राय कहाँ के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और उन्होंने इसके सामने दिया है विधवा गृह। स्वामी दयानंद सरस्वती लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए थे। पंडित रमाबाई आर्य समाज और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज, ये इसके सामने दिया है। इसको करेक्ट मिलाना है। देखिए राजा राम मोहन राय ने एक समाज की स्थापना किया था जिन्हें हम कहते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। तो पहले का चौथा ये हो सकता है और बी का तीसरा आर्य समाज। इसके बाद पंडित रमाबाई ने एक विधवा गृह की स्थापना पुणे में किया था। तो विधवा गृह की स्थापना देखो ये आ गया। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला था, यह दूसरा आ गया। इसका जो ऑप्शन सही होगा ये सही होगा। ऑप्शन तो आपको ये सही हुआ कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था, पंडित रमाबाई ने विधवा गृह की स्थापना पुणे में किया था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इसमें कुछ हम लोग डिटेल देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। तो यहां पे देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था। राजा राम मोहन राय कहाँ के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल ने एक धर्म सुधार आंदोलन चलाया था जिसमें सभी लोगों को आपस में जोड़ने का काम किया था, जिसका स्थापना राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। मोहन राय के बाद इसको केशव चंद्र सेन आगे बढ़ाएंगे। इसको केशव चंद्र सेन आगे बढ़ाएंगे राजा राम मोहन राय के बाद। देखो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने लोगों से नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। पुराणों का इन्होंने सहारा दिया दयानंद सरस्वती ने और इन्होंने वेदों की ओर लौटे। इनका खास तौर से स्थान पश्चिमी उत्तर भारत में था, पंजाब में था और आज का पाकिस्तान में था और हरियाणा के पार्ट तक था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आपको 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था। विधवा गृह की स्थापना पंडित रमाबाई ने किया था और पंडित रमाबाई ने जो विधवा गृह की स्थापना किया था वो कहाँ पे किया था, पुणे में किया था। पुणे में क्या किया था कि विधवाओं के लिए, विधवा हो गई हैं या जो लड़कियां हैं उनके लिए था, लड़कियों को
छापा खाना बुलाया जाता था, छापा खाना सिखाया जाता था, उन्हें टेक्निकल शिक्षा दी जाती थी, टाइपराइटिंग सिखाया जाता था। ऐसे विधवाओं को भी शिक्षा दी जाती और उसमें ट्रेनिंग दी जाती थी। तो विधवा गृह की स्थापना पंडित रमाबाई ने किया था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया था, यह लड़कियों के लिए एक स्कूल किया था। लड़कियों के शिक्षा के लिए इन्होंने एक स्कूल की स्थापना किया था। तो जो आपका ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन सही है वहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो ऑप्शन आपको है यहाँ पे देख सकते हैं। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना, दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना, पंडित रमाबाई विधवा गृह की स्थापना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर लड़कियों के लिए एक स्कूल ओपन किया था। तो इस क्वेश्चन का जवाब यही था। इसके बाद देखेंगे एक है, इसमें नहीं है, कुछ और फैक्ट में स्वामी विवेकानंद बेंगलुरु मठ की स्थापना किया था इन्होंने। ये क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपनाई गई रणनीति निम्न प्रकार में थी। पहला क्या है, पश्चिमी विचारों का हवाला देते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए पहली बात तो पश्चिमी विचारों को हवाला देते थे कि पश्चिम में ऐसा होता नहीं है, आपके यहां ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात सही है। समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं करते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कभी भी अंधविश्वास की खोज नहीं किए और वहां पे समाज सुधारने की कोई बात नहीं किया। तो बी तो अपने आप गलत हो जाएगा। प्राचीन ग्रंथों में श्लोक वाक्य को ढूंढते थे, तो ये वेदों पुराणों की ओर जाते थे, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद में जाते थे, वहां पे श्लोक देखते थे, सुधार देखते थे, क्या क्या सुधार है। वहां पर महिलाओं के लिए ऐसा नहीं किया गया। तो यहाँ पे केवल जो आपको सही होगा वो ए होगा और सी होगा। ए और सी का मतलब देखो यहाँ पे आ रहा है, इसका जो ऑप्शन सही होगा ए और सी होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। ज्योतिदाराव फूले, स्वामी विवेकानंद, सब यहां पे पश्चिमी है, यहां पे लिखा है पश्चिमी विचारकों का हवाला देना और प्राचीन ग्रंथों को स्कूलों को वाक्यों में ढूंढना किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीतियां थी। 1820 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहां के रहने वाले थे, बंगाल के रहने वाले थे। अब बंगाल के हुगली जिले के रहने वाले थे। वीर सिंह गांव में एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। बहुत ही अच्छा फैक्ट है आपके लिए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो एक समाज सुधारक है, उनका जन्म जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था। और हुगली नदी आप जानते हैं कोलकाता जो है इसी नदी पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोलकाता किस नदी पर स्थित है, ये आपके लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस नदी पर स्थित है, यह आपके लिए क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है कि कोलकाता किस नदी पर स्थित है। ठीक है, आप बताएंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, उल्लेखनीय कार्यकर्ता और विचारक थे। एक प्रसिद्ध विद्वान और समाज सुधारक भी थे के रूप में उनके विचारों को भारतीय और पश्चिमी दोनों में आदर्श में शामिल है। तो अपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देखा, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है पश्चिम बंगाल में एक हुगली जिले में पैदा हुए थे। हुगली जिले में पैदा हुए तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कोलकाता जो है किस नदी पर स्थित है, आप इसका जवाब बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है इतिहास के। यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहां पे हिंदी में लिखा हुआ है, यहां पे ऑप्शन लिखा। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से संबंधित है?
असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं असहयोग आंदोलन है क्या चीज। देखो, खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन था, सही था। पंजाब के घुसखोर अकाली दल यहाँ तक नहीं था। गुजरात का नमक सत्याग्रह भी था। और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में गरीब किसानों और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह भी इसी में था। तो खैर सही तो सब है, लेकिन हम देखते हैं कि 1 है, 3 है और 4 है। 1 है, 3 है और 4 है। ऑप्शन तो ये सही है। लेकिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा था यह 1920 ईस्वी में। क्यों छेड़ा था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के पीछे उनका, उसके पहले जो है आपको जो ये आया था, काला कानून आया था, उसके विरोध में उन्होंने छेड़ा था 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब अब हम ब्रिटिश को सहयोग नहीं करेंगे, अब हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग का मतलब हम आपको सहयोग नहीं करेंगे, उसका विलोम शब्द होगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गांधी जी ने जब वहां से दक्षिण अफ्रीका से आए थे, तो उन बहुत सारे सेना को भर्ती कराए थे। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें उसकी विजय हुई थी। तो इसकी वजह से अब उन्होंने कहा कि 1 अगस्त 1920 को उन्होंने कहा था कि मैं अब जो है असहयोग आंदोलन छोड़ूंगा। असहयोग आंदोलन जो है छेड़ने के पीछे उनका जो रीजन था, उनका काला कानून था जो 1918-19 में आया था, जिसके विरोध में, रौलट एक्ट के विरोध में यह हुआ था। ये जो कानून हुआ था रौलट एक्ट के विरोध में हुआ था। रौलट एक्ट के विरोध में हुआ था। रौलट एक्ट के विरोध में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, और इसी को काला कानून भी कहते हैं। रौलट एक्ट में क्या हुआ था कि किसी को बिना शक के आधार पर भी पकड़ा जाएगा और जेल डाला जाएगा। अगर लगा जाए कि यह अपराधी है और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध कर रहा है, तो उसे पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा। बहुत बड़ा ये खतरनाक कानून था। और इसी का विरोध करते हुए पंजाब में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ, उसके बाद गांधी जी ने कहा कि अब ब्रिटिश के जो है मंशा बढ़ती जा रही है और हम इसे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट छेड़ेंगे। 1 अप्रैल जो है उन्होंने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को क्या किया? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। लेकिन आपसे क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिस दिन असहयोग आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा था, उसी दिन असहयोग आंदोलन जिस दिन समाप्त हुआ, जिस दिन स्टार्ट हुआ, जिस दिन असहयोग आंदोलन जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उसी दिन भारत के एक महान नेता की मृत्यु हुई थी। नेता की मृत्यु हुई थी। वो नेता कौन है ये आपको बताना है। अब तैयारी कर रहे हैं सीटेट की। असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ था, 1 अप्रैल यहां पर लिखा हुआ, 1 अगस्त 1900, ठीक है, 1920 को शुरू हुआ था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उसी दिन भारत का एक महान नेता जो है भारत को अलविदा कर दिया। उस नेता का नाम क्या है ये बताना है आपको।
उस महान नेता का नाम क्या है, यह आपके लिए छोड़ा जा रहा है। जब यह असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था तो फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर के चौरी चौरा कांड हुआ। यह कहाँ है, यूपी के गोरखपुर में एक चौरी चौरा घटना हुई थी, जिसके कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा में क्या हुआ, 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जिंदा जला दिया गया था। तो इसके कारण गांधी जी बहुत आहत हुए और उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जब असहयोग आंदोलन एकदम चरम सीमा पर था, उस समय असहयोग आंदोलन वापस लेना बहुत सारे समाज सुधारक नेताओं को, स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं भाया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और सब नेता जो है उनसे अलग हो गए। ठीक है। तो और दूसरी बात, खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन के, गुजरात के नमक सत्याग्रह और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के गरीब किसान और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह आंदोलन, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। सभी लोग हिस्सा लिए, लेकिन पंजाब के जो घुसखोर थे उन्होंने नहीं लिया है। तो इसका ऑप्शन आपको जो सही होगा, जो पीछे दिया गया है, उसका आप एक्सप्लेनेशन समझ गए। इसी कारण से यहां पे इसका आंसर आपको मिल गया होगा। केवल ये पंजाब के घुसखोर महंत और अकाली दल नहीं थे, बाकी ये और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। फैक्ट वाले क्वेश्चन है। 1995 में बंगाल विभाजन हुआ था और उसी समय हमारे यहां स्वदेशी आंदोलन चला था। भारत को इस तरह से बांट दिया गया। अगर ये पश्चिम बंगाल है, हम खाली वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। इधर कहते हैं पूर्वी बंगाल और इधर का नाम है पश्चिम बंगाल। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन किया कौन? उस समय तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड कर्जन ने। हवाला किसका दिया था, यह क्वेश्चन आपको की चूंकि हमारे साथ पढ़ना है, इसलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि बंगाल विभाजन में किस चीज का हवाला दिया गया था। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं बताऊंगा भी। बंगाल विभाजन में किस चीज का हवाला दिया गया था? किसका हवाला दिया गया था? हवाला दिया गया, किसका हवाला दिया गया था, यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। जब पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल का विभाजन हुआ तो विभाजन के पीछे कोई तर्क रहा होगा, ऐसे तो विभाजन करेंगे नहीं। तो क्या तर्क दिया था लॉर्ड कर्जन ने, वो चीज आपके ऊपर छोड़ा गया है। तो बंगाल विभाजन में हवाला दिया गया। अब क्या हवाला दिया गया ये आपको है, नहीं आएगा कमेंट करना, बताऊंगा। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल दो भागों में बट गया बंगाल। पूर्वी बंगाल में ज्यादातर मुस्लिम बहुल थे और पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा के आधार पर ज्यादातर बंगाली थे और ब्राह्मण भी थे, सब जाति इधर थे, हिंदू इधर थे, मुस्लिम इधर थे। 1905 में जब कर्जन ने बांटा तो ये लोग जो है आपस में बंटना नहीं चाहिए था। जैसे अभी एक केस हुआ था 2019 में, 2019 में कैसे होगा, 2013 में, 13-14 में, 2013 और 14 में भारत का एक प्रदेश है आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश है, जब इसको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बांटना चाहा, एक तेलंगाना और दूसरा आंध्र प्रदेश में जब बांटने की बात आई तो यहां की जनता ने सड़कों पर उतर आया और सरकार के विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन जारी किया कि हम लोग बंटना नहीं चाहते हैं, हम लोग यूनिटी बन के रहेंगे, हमारा आंध्र प्रदेश ही रहेगा। लेकिन सरकार की मंशा थी कि इसे तेलंगाना के नाम से बांटा जाए और इसे आंध्र प्रदेश के नाम से बांटा जाए। सेम यही केस 1905 ईस्वी के लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि बंगाल के लोग आपस में यूनिटी रहना चाहते थे, एक साथ रहना चाहते, लेकिन कर्जन ने उसे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में डिवाइड कर दिया
और पश्चिमी बंगाल में डिवाइड किया तो पश्चिम बंगाल के लोग आपस में मिलते जुलते और इसी के स्वदेशी आंदोलन की छिड़ा था। भारत में स्वदेशी आंदोलन इसी समय भारत में छिड़ा गया था और वंदे मातरम गीत गाए गए थे। और उस समय एक वंदे मातरम आंदोलन भी है जो कहां पर हुआ था, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, बाद में यही पूर्वी बंगाल जो है आपको बांग्लादेश के नाम से जाना जाएगा। बांग्लादेश जो बनेगा यही पूर्वी बंगाल बनेगा और पश्चिमी बंगाल भारत में होगा, जिसकी राजधानी कहां पे होगी, कोलकाता होगी, जिसकी सीएम जो है ममता बनर्जी है। तो बंगाल विभाजन के ये था और 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने इसे डिवाइड किया था। तो डिवाइड किया तो वंदे स्वदेशी आंदोलन जो है पहले तो वहां पे चला, वंदे मातरम गीत गाए गए, हम लोग एकजुट मिलकर रहना चाहते हैं, लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखी बना, उसी समय से रक्षाबंधन का प्रचलन हुआ। तो इस तरह से जो आंदोलन का चला था वंदे मातरम आंदोलन, वो चला था आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिलेगा आंध्र प्रदेश में चलेगा और आंध्र प्रदेश में भी वंदे मातरम आंदोलन चलाया गया था। तो इतना आपको फैक्ट मिलेगा। अभी आगे फैक्ट भी ऐसे कंसेप्ट क्लियर होगा तब आपको 90% अंक आएंगे। 90% अंक अगर 130 प्लस लाना है आपको तो हमारे साथ जुड़े रहना है और निश्चित ही 130 प्लस नंबर दिला देंगे, क्योंकि आपको जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपका 90% प्लस नंबर नहीं आएगा। देखो यहाँ पे है, स्वदेशी आंदोलन को भारत के आंध्र प्रदेश वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह गांधी जी आंदोलनवादी के बाद सबसे सफल आंदोलन रहा था। गांधी जी का जो आंदोलन था उसके बाद सबसे सफल आंदोलन यही रहा था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का समाप्त करना था। अगर स्वदेशी वंदे मातरम आंदोलन पूछा था तो क्या करेगा, ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था और भारतीयों को आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। यह आंदोलन 1911 ईस्वी में समाप्त हुआ। 1905 से चलकर 1911 ईस्वी में समाप्त हुआ था। तो ये वंदे आंदोलन जो वंदे मातरम आंदोलन है, यह वंदे मातरम आंदोलन है और यही एक वंदे मातरम गीत भी है जिसे सुफलाम सुजलाम कहते हैं। तो दोनों चीज है, ये आंदोलन है जो आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला भी देखेंगे। यहां पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस स्टेटमेंट पर आप विचार करिए। भारत में जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, देखिए पहले उसको भारत जो है 1947 में स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी पीएम बने थे। पीएम नेहरू जी थे। इन्होंने रसिया का दौरा किया, रूस का दौरा किया और वहां से इन्होंने पंचवर्षीय योजना लिया। पंचवर्षीय योजना उन्होंने रूस से लिया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1900, देखो भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने, उसको लागू करने के लिए योजना आयोग बनाया था और ये लागू किया था 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। इसमें किसको बढ़ाया गया, कृषि को बढ़ावा दिया गया था। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई जिसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में लागू हुई। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना है जिसमें उद्योग को बढ़ावा दिया गया था, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया था, उद्योग को बढ़ावा दिया गया था, बढ़ावा दिया गया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में जो शुरू हुई उसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 में स्टार्ट हुई उसमें उद्योग को बढ़ा दिया, इंडस्ट्रीज को बढ़ा दिया। और नेहरू जी ही है जिन्होंने कहा था उद्योग हमारे मंदिर के समान है। तो इस तरह से यहां पे जब हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, इसके बेस पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, जरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास की नीतियों को लागू करने के लिए योजना आयोग बनाया था। कहां के मॉडल के,
रूस के मॉडल के आधार पर लिया गया था। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की, जिसमें कृषि और उपभोक्ता वस्तुओं को उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया गया था। देखो, कृषि पर नहीं दिया गया था, किस पे दिया गया था? उद्योग पर दिया गया था, इंडस्ट्री, भारी उद्योग पर दिया गया था, भारी उद्योग पर बल दिया गया था। तो भारी उद्योग पर बल दिया गया था, तो इसका मतलब बी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन सही है। ए सही है और बी गलत है। ए सही है और बी गलत है। आपको ऑप्शन नंबर सी मिला। यहां पर ऑप्शन नंबर जो सी मिला, ए सही है किंतु बी रॉन्ग है, गलत है। पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई थी, इसी में गरीबी हटाओ का नारा भी लगाया था इंदिरा गांधी ने, देखो यहां पे। और इसी पंचवर्षीय योजना का नाम 1 अप्रैल जो है 1 जनवरी 2015 को इसका नाम जो है नीति आयोग कर दिया गया था। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, मोदी सरकार आई, तो बीजेपी की गवर्नमेंट जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बने गए, मोदी ने इसका नाम चेंज करके 1 जनवरी 1915 को इसका नाम कर दिया था नीति आयोग। पहले यह क्या था? पंचवर्षीय योजना थी, योजना आयोग था। इसका हेड देखो अन्य प्रधानमंत्री होता है, 1956, ठीक है ना। इसका नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष कौन होता है? वह हमेशा पीएम होता है। सिटिंग पीएम जो होगा वो नीति आयोग या योजना आयोग का चेयरमैन होता है। यह क्या करता है? पूरे भारत में जो योजनाएं बनती है उसको जो है विचार करता है, उसको बनाता है। डेली रूटीन के काम के लिए एक उपाध्यक्ष होता है जो इसके डेली रूटीन का काम करता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। पहले पंचवर्षीय योजना ये था। अब आगे क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योतिराव फुले यह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन्होंने लड़कियों के लिए एक विद्यालय भी खोला था। लड़कियों के लिए एक विद्यालय भी खोला था। इन्होंने सवर्णों का विरोध भी किया था। उच्च वर्णों का, सवर्णों का विरोध किया था, सवर्णों का विरोध करा था। और इन्होंने सबसे पहले दलित शब्द दिया था। दलित शब्द देने वाले सबसे पहले यही हैं, ज्योतिराव फुले, जो महाराष्ट्र के एक समाज सेवक है, धर्म सुधार आंदोलन चलाया था। तो इनके बारे में ये कथन आप स्टेटमेंट देखिए क्या क्या कहा जा रहा है। ज्योतिराव फुले ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की थी, सही बात है। उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावों को खुलकर हमला किया, ठीक है, यह भी सही है। हमला किया, खुलकर हमला किया था, विरोध किया था, सही बात है। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी है, यह भी कहा था, यह भी कहा है। वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे, ठीक है, उपनिवेश विरोधी थे, ठीक है। उन्होंने अपनी किताब एक गुलामगिरी लिखा था, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद की नीति है, यह गलत है। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की नीति पर नहीं है, बल्कि उत्तरी अमेरिका, जिसे हम कहते हैं आज अमेरिका, अमेरिका के गुलामों पर था। अमेरिका के गुलाम थे, उन पर यह लिखी गई है, इसी का नाम पड़ा है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी जो है यह दक्षिण अफ्रीका की नहीं है, बल्कि उत्तरी अमेरिका की है। तो ई वाला ऑप्शन कट जाएगा। देखो ई वाला ऑप्शन, ई वाला ऑप्शन, ई वाला ऑप्शन, केवल एक ही बचेगा, ए बी सी डी। ई ऑप्शन यहां से गायब हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन बचेगा ए बी सी डी। ये था आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, ज्योतिराव फुले, निम्न कथन है, फुले ने ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की थी। उन्होंने ब्राह्मणों का श्रेष्ठ होने के दावों को खुलकर हमला किया था। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे, ये है। दबे हुए वर्गों के लिए दलित शब्द,
का इस्तेमाल सबसे पहले इन्हीं ने किया था। वह अपने समय के उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। ज्योतिबा राव फुले गैर ब्राह्मण आंदोलन के प्रारंभिक नेताओं में से एक है। एक गैर ब्राह्मण आंदोलन था, ब्राह्मणों का विरोध किया गया था। तो ये ज्योतिबा राव फुले के बारे में कुछ इस तरह से कंसेप्ट आपने देखा। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग चलते हैं। ये आपके खत्म हो गए। इस तरह से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पर डिस्कशन किया, और ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कंसेप्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। निश्चित ही सीटेट पास करेंगे गारंटी के साथ। और तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।